इस प्रकार जब हम 2 कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक को बना रहे हैं तो उसमें जो हमारे कॉलम्स हैं, पहला डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF, डिस्काउंट और देन अमाउंट, और फिर क्रेडिट या पेमेंट साइड के भी इसी तरह कॉलम रहेंगे, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF, डिस्काउंट एंड अमाउंट। इन कॉलम्स को पूरा कंप्लीट करने के बाद सबसे पहले 2017 मार्च 1 की एंट्री होगी जिसमें 2 बैलेंस लिखा गया है। इस बैलेंस को हम ऊपर लेकर आ रहे हैं इसलिए ये ब्रॉट डाउन किया जाएगा। तो 2 बैलेंस BD 12,500 रुपये जो आपको फर्स्ट ट्रांजेक्शन में दिया गया है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो है वो 2 मार्च का है। 2 मार्च को ट्रांजेक्शन है कि महेश प्रसाद को पेमेंट किया। तो पेमेंट किया है तो पेमेंट साइड में लिखेंगे मार्च 2017 की एंट्री बाय महेश प्रसाद, और इन्हें जो पेमेंट किया है 9,850 का किया है। 9,850 को अमाउंट वाले कॉलम में लिखा जाएगा। 150 रुपीज जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं डिस्काउंट की अमाउंट, वह डिस्काउंट के कॉलम में लिखेंगे। इस तरह से 2 मार्च की एंट्री बाय महेश प्रसाद और 9,850 और 150 रुपीज डिस्काउंट में आएंगे। नेक्स्ट जो इसकी एंट्री है वो है 8 मार्च की। 8 मार्च को माल बेचा तो आएगा 2 सेल्स, क्योंकि हमारे पास कैश रिसीव्ड हुआ है। जब भी हम माल बेचते हैं तो कैश मिलता है, सेल्स के थ्रू मिला है, इसलिए हमारी कैश बुक में 2 सेल्स डेबिट साइड में लिखा जाएगा। अमाउंट है 5,800 रुपये। 5,800 का माल हमने बेचा। नेक्स्ट एंट्री 12 मार्च की नेक्स्ट एंट्री होगी जो कि राम प्रसाद अकाउंट लिखा हुआ है। अब राम प्रसाद से हमें प्राप्त हुआ। राम प्रसाद से 3,230 रुपये हमें रिसीव्ड हुए हैं और उन्हें हमने 70 रुपये डिस्काउंट के पे किए। तो जब हमने डिस्काउंट दिया है तो वो डेबिट साइड में आएगा क्योंकि ये हमारा खर्चा है। तो 70 रुपये डिस्काउंट के कॉलम में लिखे जाएंगे, 3,230 रुपये अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे। इस तरह से 12 मार्च की एंट्री की जाएगी। नेक्स्ट एंट्री जो है वो है 16 मार्च की, कैश परचेस। हमने माल खरीदा और कैश पेमेंट किया। कैश पेमेंट किया है तो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा, पेमेंट साइड में। 16 मार्च की एंट्री बाय परचेजेस। बाय परचेजेस 2,400 रुपये। 2,400 का माल हमने खरीदा है। इसके बाद जो ट्रांजेक्शन है वो है हमने वेजेस का मतलब मजदूरी दी 200 रुपये, 500 रुपये का हमने वेजेस का पेमेंट किया है। तो इस तरह से 500 रुपीज बाय वेजेस और ये 500 लिखे जाएंगे। तो इस तरह से जब हम पेमेंट करते हैं तो क्रेडिट साइड में उसका ट्रांजैक्शन होता है और जब हम रिसीव करते हैं तो डेबिट साइड में लिखा जाता है। वेजेस का जब हम एंट्री कर चुके हैं तो उसके नेक्स्ट एंट्री है ऑफिस एक्सपेंसेस पे किए। ऑफिस एक्सपेंसेस के जब हमने रेंट के रूप में पैसा दिया है तो मार्च 26 को हमने ऑफिस रेंट अकाउंट क्रेडिट किया। ऑफिस रेंट 200 रुपीज, ये हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे। अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे क्योंकि यह कैश हमने पे किया है। नेक्स्ट इसी दिन हमने एक ड्राइंग के रूप में राशि निकाली। अमाउंट है 1,000 रुपीज। तो 1,000 का हमने पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग किया है। तो ये ड्राइंग की अमाउंट बाय ड्राइंग के रूप में लिखी जाएगी क्रेडिट साइड में। डेट वही आएगी 26 मार्च। तो 1,000 का हमने भुगतान किया मतलब पर्सनल यूज के लिए प्रोप्राइटर ने निकाला है। बिजनेस की कैश कम हुई 1,000 से। जब हमने ये सारे ट्रांजैक्शंस को लिख लिया डबल कॉलम कैश बुक में, तो इसके बाद अब इसके बैलेंसिंग को करते हैं।
बैलेंस निकालने का सबसे सही तरीका दोनों तरफ का, डेबिट साइड का, रिसिप्ट साइड का और पेमेंट साइड का, दोनों ही तरफ का हम टोटल इंडिविजुअल अलग अलग लगाते हैं। तो इस तरह से दोनों ही तरफ का हमने टोटल लगाया है। डेबिट साइड का टोटल आएगा 21,530, क्योंकि उसकी अमाउंट 12,500 है, 5,800 है, 3,230 है। इन तीनों ही अमाउंट को हमने प्लस किया है। तो इस तरह से ये जो अमाउंट तीनों हमने प्लस की है, ये प्लस करने के बाद जो हमारी अमाउंट टोटल आई है वो आएगी 21,530। इसी तरह क्रेडिट साइड की सारी अमाउंट को जब हम प्लस करेंगे तो ये प्लस की हुई जो चारों पांचों अमाउंट है 9,850, 2,400, 500, 200 और 1,000, इसका टोटल आएगा 13,950। तो ये जो 13,950 रुपये क्रेडिट साइड का टोटल आया है, इस टोटल को हम डेबिट साइड के टोटल में से माइनस करेंगे। इसे जब हमने माइनस किया तो बचा 7,580। ये जो बैलेंस होगा ये हमारा क्रेडिट साइड का बैलेंस निकलेगा। इसे हम क्रेडिट साइड में लिख करके और बाय बैलेंस CD कैरेट डाउन लिख करके और यहाँ के टोटल को मिला लेंगे। मतलब डेबिट साइड की टोटल, क्रेडिट साइड की, दोनों ही टोटल बराबर आनी चाहिए। इसे हम एक ही लाइन में लिखेंगे। इन दोनों तरफ की टोटल को करके फिर हम टोटल के नीचे 2 लाइन खींच देंगे। ये जो बैलेंस हमने निकाला है, इस बैलेंस को हम आगे ट्रांसफर करेंगे 1 अप्रैल को टू बैलेंस BD। अमाउंट के कॉलम में यह लिखा जाएगा। यह हमने ट्रांसफर किया है, ओपनिंग बैलेंस बनाया है। डबल कॉलम कैश बुक में हमें सिर्फ विशेष रूप से यह याद रखना है कि इसकी अमाउंट के कॉलम का टोटल नहीं लगाया जाता, मतलब बैलेंस नहीं निकलता। जितना जिस साइड का टोटल है वो टोटल उतना ही हम वैसा की वैसा ही नीचे अमाउंट में लिख देते हैं। इसे न कभी ट्रांसफर किया जाएगा बैलेंस के रूप में और न ही हम इसे कभी ओपनिंग बैलेंस बनाएंगे, इसलिए इसका टोटल एज इट इज लिखा जाएगा। तो इस तरह से जो हमने ये सम किया है, ये सम में सिर्फ एक जो नई बात थी वो डिस्काउंट को लेकर के थी। 150 रुपीज़ डिस्काउंट आपने किस तरह निकाला है, तो इसे आप बुक में जो नोट में दिया हुआ है उसे देखकर अच्छे से समझेंगे और इस सवाल को पूर्ण करेंगे। इस प्रकार जो डबल कॉलम कैश बुक के सम आपके दोनों हो जाएंगे, उसके बाद हम 3 कॉलम कैश बुक को स्टार्ट करेंगे। तो 3 कॉलम कैश बुक के सम को हम कल करेंगे, लेकिन इसकी थ्योरी हम देखते हैं। 3 कॉलम कैश बुक क्या होती है? मीनिंग, वेल organized and large business concern often make payment and receive payments by check and deposited cash into bank. The cash book kept as such contained 3 column of amount on each side, that is discount, cash and bank, along with other column as usual. This is called 3 column cash book. When 3 column cash book is prepared, cash account and bank account are not separately opened in the ledger, because the cash column and bank column of this cash book represent cash account and bank account. The closing balances of cash and bank column of cash book are used for preparing trial balance and balance sheet. It is a particular form of cash book and is mostly used by business concern. Each side of triple column cash book contain 7 column in all. इस तरह से जो टोटल कॉलम होंगी वह कैश बुक की कॉलम हमारे पड़ेंगे। डेबिट एंड क्रेडिट साइड, दोनों साइड के कॉलम में हमें एक बैंक का कॉलम और बनाना रहेगा। जो हमने डबल कॉलम कैश बुक बनाई है उसमें एक और ऐड होगा। तो इस तरह से हमारे जो बैंक के खाने वाली रोकड़ बही या कैश बुक होगी वो 3 कॉलम कैश बुक कहलाती है। 3 कॉलम कैश बुक में बैंक का खाना हम जो लिखेंगे
उसमें बैंक के साथ जितने भी हम ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं उन सारे ट्रांजेक्शन्स को हमें लिखना है। तो उसके लिए हमें अलग से पासबुक की आवश्यकता नहीं होगी। हम 3 कॉलम कैशबुक की सहायता से बैंक वाले खाने से देख सकते हैं कॉलम से कि हमारा बैंक के साथ में क्या ट्रांजेक्शन अभी हुआ है। नाउ रूल्स फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन ट्रिपल कॉलम कैशबुक। हमारे यहाँ जो हम रूल्स फॉलो करेंगे 3 कॉलम कैशबुक के वो यहाँ पे समझाए गए हैं। 3 कॉलम कैशबुक के रूल्स को देखने के पहले हमें यह जानना है कि 3 कॉलम कैशबुक हम हमारे यहाँ क्यों रखें। तो जो 3 खानों वाली या 3 कॉलम कैशबुक होती है वो जो बड़ी संस्थाएं होती है, बिजनेस कंसर्न होती है, वे अपने लेन देन रेगुलर जो लिखती है या रखती है वो बैंक के साथ काफ़ी सारे ट्रांजेक्शन्स करती है। तो उन्हें अलग से एक बैंक का अकाउंट ओपन करने की जगह वे अपने यहाँ 3 कॉलम कैशबुक को प्रिपेयर करती है ताकि उन्हें एक ही स्थान पर उनके कैश और बैंक से संबंधित सारे ट्रांजेक्शन्स का पता आसानी से लग जाए। वे अपने यहाँ पे जितने भी बैंक के साथ मैक्सिमम ट्रांजेक्शन करती हैं उन्हें एक स्थान पर देख करके वे कभी भी अपने यहाँ के बैंक के अकाउंट को, बैंक अकाउंट के डिटेल को जान सकती है और नेक्स्ट डीलिंग जो वे करते हैं वे चेक का पेमेंट करें या नहीं करें ये डिसाइड करना उनके लिए इजी हो जाता है। इसलिए उनके यहाँ पे वे 3 कॉलम कैशबुक प्रिपेयर करती हैं। इस प्रकार जो कैशबुक होती है उसमें डेबिट और क्रेडिट सब में जो जितने भी कॉलम्स होते हैं उन सभी कॉलम का उनको यूज़ करना होता है। वे जानते हैं कि उन्होंने कब किसको कितना डिस्काउंट दिया है और कितना किससे उन्हें प्राप्त हुआ है। ये सारी जानकारी भी उन्हें एक ही स्थान पर मिल जाती है। इसलिए भी वे अपने यहाँ पे 3 कॉलम कैशबुक के द्वारा कैशबुक प्रिपेयर करते हैं। अब हम देखते हैं रूल्स फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन ट्रिपल कॉलम कैशबुक। ऑन रिसिप्ट ऑफ कैश, चेक एक्सेट्रा, जब हमें चेक या कैश किसी भी तरह का प्राप्त हो तब कैश ब्रॉट टू कमेंस बिजनेस इज entered on the debit side of each book is in cash book। जब भी हमें किसी भी तरह का चेक या कैश प्राप्त होता है तो उसे हम डेबिट साइड में लिखते हैं कैश के कॉलम में। यदि हमें चेक प्राप्त होगा तो उसे हमें, जब तक उसे हम बैंक में नहीं भेजेंगे तब तक उसे हम कैश के कॉलम में ही रहने देंगे। सेकेंड, कैश रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर or from sale in entered on the debit side of the cash book in cash column। जब भी हमारे पास कैश मिला है कस्टमर्स के द्वारा या सेल किया है तब भी उसे हम कैश बुक के डेबिट साइड में या रिसिप्ट साइड में अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे। If check, bank draft are received from a customer and are deposited into bank on the same day, they are entered in the debit side of cash book in बैंक कॉलम। यह बहुत विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान रखना है कि यदि हमारे पास चेक मिला है, बैंक ड्राफ्ट मिला है और किसी भी कस्टमर ने उन्हें हमें दिया है और हमने उसे उसी दिन बैंक में जमा कर दिया है तो उसी दिन हम उसे डेबिट साइड में कैश बुक के बैंक वाले कॉलम में लिखेंगे। यहाँ यह विशेष रूप से ध्यान रखना है कि यदि सेम डे हमने उसे बैंक में भेजा है तभी हम उसे बैंक के कॉलम में लिखेंगे, अदरवाइज उसे हम कैश मान करके और कैश के कॉलम में ही रहने देंगे यदि उसे सेम डे हमने बैंक में नहीं भेजा है तो। यह विशेष रूप से चेक बैंक ड्राफ्ट के लिए ही एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, if checks and bank draft received from a customer are not deposited into bank on the same day, they are entered in the debit side of cash book in cash column। cash column means amount का column, जो कि हम अभी तक amount का column बनाते आए थे तो उसे ही कैश कॉलम कहा गया है। when received but when it is deposited into bank it will be entered in bank column in debit side and contrary in
कॉलम इन क्रेडिट साइड। जब हम किसी भी तरह का हम चेक या रिसीव्ड करते हैं बैंक ड्राफ्ट, तो उसे निश्चित रूप से डेबिट साइड में जब उसी दिन भेज दिया है तो ही हम उसे बैंक के कॉलम में लिखेंगे। ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। इफ अ क्रॉस्ड चेक इज रिसीव्ड इट इज एंटर्ड इन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक इन बैंक कॉलम। अगर क्रॉस्ड चेक मिला है तो उसे हम उसी समय जब हमें प्राप्त हुआ है तभी हम उसे बैंक कॉलम में डालेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इफ क्रॉस्ड चेक, ये हो गया विद कैश बैंक कॉलम। When interest is received from the bank on interest received from a customer is directly deposited by him into bank, or the bank has informed about the credit of any interest, dividend, etc. They are entered in the debit side of cash book in bank column. जब हमें बैंक की तरफ से इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है तो उसे हम बैंक के कॉलम में ही डेबिट साइड में लिख देंगे, क्योंकि वह हमें बैंक में ही, बैंक के खाते में ही जमा किया गया है। इसलिए किसी भी तरह का डिविडेंड या कुछ भी डायरेक्टली अगर कस्टमर्स ने हमारे बैंक के अकाउंट में जमा किया है तो उसे हम डेबिट साइड में ही लिखेंगे। और इस तरह से जितनी भी हमारे पास कैश रिसीव्ड होती है उसे हम, चाहे वो चेक हो या बैंक के थ्रू हो, उसे हम डेबिट साइड में ही लिखेंगे। और जितना भी हम पेमेंट करेंगे वह पेमेंट हम हमेशा क्रेडिट साइड में ही लिखेंगे। तो सेकंड है ऑन पेमेंट ऑफ कैश, चेक, एक्सेट्रा। If cash is paid for purchase expenses or other item, it should be entered in the credit side of cash book in cash column. Second, if payment is made by check or draft, it should be entered in the credit side of cash book in bank column. किसी भी तरह से यदि हमने चेक या ड्राफ्ट से पेमेंट किया है तो उसे हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। क्रेडिट साइड में जब हम उसे लिखेंगे तो बैंक के कॉलम से ही वह अमाउंट हमारी कम होती है। थर्ड, इफ अ चेक रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर इज गिवन टू सेम पार्टी इंस्टेड ऑफ डिपॉजिटिंग इनटू बैंक फॉर कलेक्शन, इट शुड बी एंटर्ड इन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक इन कैश कॉलम। यदि हमने किसी को चेक हमारे पास किसी कस्टमर से रिसीव्ड हुआ है, वह किसी और पार्टी के द्वारा हमारे पास बैंक में कलेक्शन के लिए भेजने के लिए आया है, तब भी उसे हम क्रेडिट साइड में ही कैश बुक में कैश कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि वह अभी हमने बैंक भेजा नहीं है। जब उसे हम बैंक भेजते हैं तब हम उसकी एंट्री फिर बैंक के कॉलम में करते हैं। नेक्स्ट, इफ डिस्काउंट इज रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स, इट शुड बी एंटर्ड इन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक इन डिस्काउंट कॉलम। यदि डिस्काउंट की अमाउंट हमें रिसीव्ड हुई है किसी भी कस्टमर्स के द्वारा या क्रेडिटर्स के द्वारा, तो उसे हम कैश बुक के क्रेडिट साइड में डिस्काउंट के कॉलम में लिखेंगे। ये हम पहले भी कर चुके हैं 2 कॉलम कैश बुक के सवालों में। इफ डिस्काउंट इज अलाउड to a customer, it should be entered in the debit side of cash book in discount column. डिस्काउंट कॉलम में डेबिट साइड में हम उसे लिखेंगे जब हमने डिस्काउंट अलाउड किया है तो। अब 3 कॉलम कैश बुक में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो होता है कॉन्ट्रा एंट्री का। कॉन्ट्रा एंट्री मीन्स प्रतिप्रविष्टि होता है। इसे हम देख लेते हैं। Whenever a transaction relates to cash and bank both, it is recorded on the both side of cash book. When cash is deposited into bank or withdrawn from bank for use in office, it affects the balance with bank and cash with office simultaneously. For example, when we deposit cash into bank, cash with office is decreased, whereas cash with bank is increased. Therefore, it is entered in the debit side of cash book in column as well as in the credit side in cash column simultaneously. Similarly, when we withdraw cash from bank by check for office use, cash with bank decrease
but cash with office increase. Hence, it is entered in the credit side of cash book in bank column and in the debit side of cash book in cash column simultaneously. In other words, entries will be contraposed in cash book. It is therefore called contra entry, which is identified by putting the letter C capital against such entry on both the sides. Since cash account and bank account are not opened in the ledger, contra entries need not be posted to ledger. Contra entry are usually made in the following cases. ये केसेस आपको विशेष रूप से ध्यान रखने हैं तीनों. When cash is deposited into bank, when check or bank draft received from customer are deposited into bank after some day, when cash is withdrawn from bank for office use. कॉन्ट्रा एंट्री को आपको बहुत अच्छे से समझना है, प्रतिप्रविष्टि को. इसे हम इस तरह देख सकते हैं कि जब हमारे पास कैश आ रहा है बिजनेस में और वो हम हमारे बैंक अकाउंट से ही निकालते हैं. मतलब जब हम कैश की प्राप्ति और कैश का भुगतान दोनों एक साथ करते हैं तो कैश जो हमारा ऑफिस में आ रहा है वह हमारे बैंक की रोकड़ को कम कर रहा है, बैंक के कैश को कम कर रहा है. तो इस तरह से जब भी हम बैंक से पैसा निकालते हैं या बैंक में पैसा जमा करते हैं तो दोनों ही कंडीशन में हमारे यहाँ का कैश और बैंक अकाउंट दोनों ही प्रभावित होता है, दोनों ही अफेक्टेड होता है. इसलिए ऐसी कंडीशन में हमें कॉन्ट्रा एंट्री मतलब ऐसी प्रतिप्रविष्टि करना रहती है जो कि दोनों ही तरफ के हमारे बैलेंसेस को कम करेगी या बढ़ाएगी. तो ऐसी एंट्री जो कि बैंक के साथ हम कैश निकालते हैं या जमा करते हैं जब की जाती है तो वो हमारे यहाँ बिजनेस की कैश को और बैंक के खाने दोनों को प्रभावित करती है. तो वह एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री या प्रतिप्रविष्टि कहलाती है. तो प्रतिप्रविष्टि जब होगी तो उसे हम सवाल में जब हम 3 कॉलम कैश बुक के सम करेंगे तो उसमें कैपिटल C अक्षर के द्वारा हम उसे शो करते हैं. दोनों ही तरफ उसे हमें दिखाना रहेगा. एक तरफ कैश आएगी और दूसरी तरफ से जाएगी. एक तरफ बैंक में पैसा जमा होगा और दूसरी तरफ हमारे यहाँ के ही बैंक अकाउंट से वह राशि या वह अमाउंट कम होगी. तो ये 3 कंडीशन है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है. और लेजर में हम अलग से बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट को ओपन नहीं करते हैं. हमें सिर्फ कॉन्ट्रा एंट्री ही 3 कॉलम कैश बुक करना सफिशिएंट होता है. इसलिए जब हम कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे तो आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कॉन्ट्रा एंट्री के लिए हमें C अक्षर के द्वारा दर्शाना है. तो हम जब अब 3 कॉलम कैश बुक के सम करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको. इस एग्जाम्पल के द्वारा आपको एक एक ट्रांजैक्शन को बहुत ध्यान से देखना है और इस आपकी बुक में ये सम किया हुआ भी है. इस एग्जाम्पल को करे हुए को सॉल्व करके भी आप देखेंगे और इसे आप समझने का प्रयास करेंगे और फिर अभी आप डबल कॉलम कैश बुक के सम भी कंप्लीट कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसके कॉलम भी किस तरह से बनाए जाते हैं. सिर्फ एक कॉलम इसमें बढ़ेगा जो कि बैंक का कॉलम रहेगा. और जो हमारी कैश बुक के सम हम अभी तक कर चुके हैं उसमें सिर्फ 3 कॉलम कैश बुक में 2 बातें नहीं आई हैं, जो कि एक तो बैंक का कॉलम है उसमें एंट्री करना है और दूसरी जो हमारी कॉन्ट्रा एंट्री होगी उसके लिए हमें C के द्वारा दर्शाना है कि ये एंट्री हमने कॉन्ट्रा एंट्री की है, जिससे हमारे यहाँ की कैश और बैंक का खाना, बैंक का कॉलम दोनों ही प्रभावित हो रहा है. तो आप अभी ये सम कीजिए, इस एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से देखेंगे और यहाँ तक में यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कॉल करके पूछिए या मुझे व्हाट्सएप पर भेजकर मैसेज कीजिए या किसी भी तरह से आप अपनी प्रॉब्लम ग्रुप पे भी बता सकते हैं. आपकी ओर से यदि कोई क्यूरीज आती है तो यह माना जाएगा कि आपने अपनी स्टडी की है और यदि कोई क्यूरी नहीं आती है तो
ये मान लेते हैं कि आपने सम किए हैं, आपको सारे सम आ गए हैं, आपने इसकी थ्योरी भी देख ली है और इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं निकला। तो आप अपने स्टडी के लिए स्वयं अलर्ट रहें। ये स्टडी आपको खुद को करनी है घर पे, इसलिए कहीं भी यदि कोई दिक्कत होती हो तो उसे दूर करके ही आप अपनी स्टडी को आगे बढ़ाएं।